हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के 7.7 खातों का शेष निकालना। तो ये खातों का शेष निकालना क्या होता है? खातों का शेष निकालने का मतलब होता है, इसमें दो पक्ष होते हैं ना, एक होता है डेबिट पक्ष, एक क्रेडिट पक्ष। इसे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है इसको देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखो, दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष क्या है? डेबिट पक्ष होगा, जिसे हम हिंदी में विकलन बोलते हैं, और एक पक्ष होता है क्रेडिट पक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो जब दोनों पक्ष जो है ना, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, डेबिट वाला जो पक्ष है, जितनी बार हमें पैसा हमारे हाथ में आता है तो उसको हम किस पक्ष में लिखेंगे? डेबिट पक्ष में, है ना। और जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, मतलब हमारे हाथ से पैसा जाता है, तो उसको किस पक्ष में लिखा जाता है? क्रेडिट पक्ष में, है ना। तो इसे आपको क्या है, अच्छे से जानना है कि कब क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है और कब डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, ठीक है। देखो, क्रय मतलब क्या होगा? कोई चीज़ खरीदना, ठीक है, खरीद रहा है या किसी को पैसा दे रहा है, जो भी हो, जो भी फंडामेंटल हो, है ना। लेकिन पैसा हाथ से जाता है, मतलब किसी को दिया जाता है, तो वो हमेशा क्रेडिट कहलाता है, समाकलन। और जब भी पैसा किसी के माध्यम से मुझे मिलता है, या रोकड़ के रूप में, जैसा भी मिले, है ना, पैसा मिले, तो उसे हम किस पक्ष में लिखते हैं? डेबिट के पक्ष में लिखते हैं। और डेबिट के पक्ष में लिखते हैं तो देखो, जिस डेट में जो जो काम हुआ रहता है, चाहे आप खरीदे हो, बेचे हो ना, तो वो हर चीज़ों को क्या करते हैं? लिखा जाता है। जैसे डेबिट पक्ष में देखो, पूंजी खाता से, विक्रय खाता से, मोहन से, है ना, इन सभी लोगों से पैसा इन्हें मिला है, ठीक है। तो मिला है, तो कुल पैसा कितना मिला इन्हें? 23,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिन जिन को इन्होंने पैसा दिया है, चाहे वो क्रय के रूप में कोई सामान खरीदा हो, क्रय है, राम को, बैंक को, है ना, तो ये जो 3 बार है, देखो 5,000, 1,500 और 10,000 दिया हुआ है, इन सभी को जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? जोड़ने पर आ रहा है ये 16,500 आ रहा है ना। तो 16,500 आ रहा है, तो 16,000, ये जो 500 आ रहा है, ठीक है, इसका क्या करेंगे? 16,500 का हम करेंगे जो 23,000 है ना, यहाँ पे देखो, जो 23,000 है, ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे? 16,500 को घटा देंगे। तो घटाओगे तो घटाने पर कितना आ रहा है? 0 0, यहाँ पे 5, और ये हो गया, कितना हो गया? 6 12, तो 6 आ गया, और ये 0, 6500 आ गया। तो ये जो 6500 आया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा, इसी को हम शेष निकालना कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष निकालना। मतलब हमें कितने पैसे की और आवश्यकता है 23,000 होने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे? शेष निकालना कहेंगे। तो जब हम इसे किस साइड में लिख रहे हैं? क्रेडिट के साइड में, है ना। क्रेडिट के साइड में देखो, यहाँ पे लिखा है। जरूरी नहीं है कि ये क्रेडिट के साइड बस में लिखा जाए, डेबिट के साइड में भी लिखा जाता है। इसके दो कंडीशन होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब डेबिट का साइड का पैसा ज़्यादा होता है ना, तो क्रेडिट के साइड में शेष निकाला जाता है। और जब क्रेडिट के साइड के पैसा ज़्यादा होता, तो हम उसको शेष निकालना किधर ले जाते? डेबिट के साइड में ले जाते हैं ना। तो दो कंडीशन हमेशा रहता है, याद रखना। तो अभी पैसा किस साइड का ज़्यादा था? डेबिट के साइड का पैसा ज़्यादा था, है ना। किस साइड का? डेबिट का पैसा। तो डेबिट का पैसा ज़्यादा था, इसलिए क्रेडिट के साइड में क्या क्या करेंगे? शेष निकालेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? शेष ले गया, ठीक है। शेष ले गया हम यहाँ पे कहेंगे। तो शेष ले गया कितना आया है? 6,500 आया। अब ये जो जितने भी राशि है, ठीक है, सभी को अगर आप जोड़ोगे तो कितना फिर से प्राप्त होगा? 23,000। तो बराबर हो गया अब क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड। तो इसे हम क्या कहेंगे? शेष ले गया, मतलब शेष निकालना। अब इसको और आगे कहाँ ले जाया जाता है? आगे ले जाया जाता है अगले महीने में। अगले महीने का, जैसे ये पूरा क्या था? मार्च का था ना, मार्च दोनों मार्च का था, तो मार्च के लास्ट डेट में ये शेष ले गया को निकाला जाता है। अब शेष लाया गया, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? शेष लाया गया। तो शेष लाया गया मतलब यहाँ पे जो 6500 था, उसको अगले डेट में लाया गया, ठीक है, अगले डेट में लाया गया। अगले डेट कौन सा है? माह के अंत के बाद जो पहला डेट होता है, नए माह का शुरुआत 1 अप्रैल। तो शेष लाया गया में रखेंगे 6500 को। तो इसी को हम क्या कहेंगे? शेष निकालना कहेंगे, ठीक है। शेष निकालना क्लियर हो गया? ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाली बात तो नहीं थी ना। आगे देखो, अब आते हैं खातों को बंद करना। यहाँ पे जो खाते हैं, इसको बंद कैसे किया जाता है? तो खातों को बंद करने का तरीका देख लेते हैं। तो देखो, खाते के दोनों पक्षों की योग राशि को बराबर करना ही खातों को बंद करना कहा जाता है। जैसे अभी इससे पहले वाले में शेष निकाला गया और शेष ले गया, देखें ना, वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो चलो
इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो खाता बंद करने का आशय खाता समाप्त करना नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, खाता बंद करने का मतलब पूरी तरीके से खाता को बंद करने का मतलब नहीं। खाता बंद करने का मतलब होता है जैसे कि हमारा बैंक का जो वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है, जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल का वित्तीय वर्ष होता है ना, कि आप एक साल के बाद अगले कक्षा में प्रवेश कर जाते हो अगले साल पे, तो ये क्या होगा, ये भी एक वित्तीय वर्ष है। मान लो अभी आप 11वीं कक्षा में हैं, इसके बाद कौन सा वर्ष आएगा, नेक्स्ट वर्ष है ना, तो अगले वर्ष में आप कौन से कक्षा में चले जाओगे, 12वीं कक्षा में चले जाओगे। तो आपका वित्तीय वर्ष क्या है भाई, 15 जून है ना, तो 15 जून से आपका क्लास स्टार्ट होता है। तो 15 जून से आपका क्लास स्टार्ट होता है, तो आप ये कह सकते हो कि 15 जून से लेकर 14 जून जो है आपका क्या है, वित्तीय वर्ष है। ठीक है, कि कौन सा है आपका वित्तीय वर्ष, 15 जून से लेकर 14 जून जो है वो आपका क्या है, वित्तीय वर्ष है। मतलब एक साल के अंदर आप जब भी जाते हो तो 15 जून के आसपास आप क्या करते हो, एडमिशन होना चालू कर देते हो। ठीक है, 15 जून से स्टार्ट हो जाता है आपका एडमिशन, तो 15 जून से स्टार्ट होकर आपका जो वित्तीय वर्ष है वो कितना है, 14 जून है। इसी तरीके से बैंक का वित्तीय वर्ष कितना होता है, 1 अप्रैल, पहले 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ठीक है, ये भी इसका वित्तीय वर्ष है। तो इसी प्रकार के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खातों को बंद करना कहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप 11वीं कक्षा से पास होकर 12वीं कक्षा में चले जाते हो तो आपका भी कक्षा क्या हो जाता है, 11वीं कक्षा बंद हो जाए, क्योंकि आप 12वीं कक्षा में चले गए हैं, तो आपका भी क्या हो गया, खाता बंद हो गया, समझो ना। तो ये सेम वही प्रक्रिया है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं ना, किस प्रकार से बंद किया जाता है। एक है एक निश्चित अवधि में किए गए व्यापारिक व्यवहारों के परिणामों को प्राप्त करना। दूसरा है व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। तीसरा है आगामी वर्ष के लेखों में खाते के शेष समायोजित करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो खाते बंद करने की तारीख, यहाँ पे दिया हुआ है खाते बंद करने की तारीख। तो खाते बंद करने की तारीख कितना दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको आपके स्कूल के बारे में बताया ना, सेम टू सेम ये भी है। इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है ना। स्कूल का अलग होता है, ठीक है, बैंक का अलग होता है वित्तीय वर्ष। बहुत से व्यापारिक जगह जो है उसका भी वित्तीय वर्ष अलग होता है। कई जगह जो है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर होता है। तो ये क्या कहलाता है, खाते को बंद करना कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो है नया खाता शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। जैसे उधारी भी लेन देन करते हैं तो वित्तीय वर्ष के अंदर क्या करते हैं, पूरा पैसा को जमा करा लेते हैं। जमा कराने के बाद आप नया कर्जा ले सकते हैं और नया कर्जा लेने के बाद फिर से आप नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, खातों को बंद करना कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे जो अगला टॉपिक है ये है खातों को बंद करने की विधियाँ बता रहे हैं, किस प्रकार से खातों को बंद किया जाता है। जिसमें से एक है व्यक्तिगत खातों को बंद करना। व्यक्तिगत खातों को बंद कैसे किया जाता है, व्यक्तिगत खातों का शेष निकाला जाता है। जैसे शेष निकालने वाला प्रक्रिया मैंने बताया था, ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पे चिपका दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों के खाते जिनका शेष डेबिट है व्यापार के देनदार, तथा ऐसे खाते जिनका शेष समाकलन मतलब क्रेडिट है व्यापार के लेनदार कहे जाते हैं। व्यक्तिगत खाते के शेष आगे ले जाते हैं और अगले वर्ष के प्रारंभ में लाए जाते हैं। पूरा का पूरा प्रक्रिया जो मैंने आपको शेष निकालना बताया था ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे चिपका दिया है। इसके बाद देखो आहरण खाते को बंद करना। अब आहरण खाते को कैसे बंद किया जाता है, तो आहरण खाता व्यक्तिगत खाते का एक अपवाद है जिसका शेष पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है, अर्थात इस खाते के शेष को आगामी वर्ष के लेखों में नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी खाते को बंद करना। पूंजी खाते का शेष देखो, आहरण खाते का जो है ना आगे नहीं ले जाया जाता। जैसे कि नेक्स्ट मंथ के अगले वाला था ना, ये आहरण जो खाता है अगले मंथ में नहीं ले जाया जाता है। ठीक है, इसमें पहले ही बता दिया गया है। अब आते हैं पूंजी खाता। पूंजी खातों को बंद करना। पूंजी खाते का शेष ज्ञात किया जाता है। इस खाते में व्यापारी द्वारा लगाई गई पूंजी, व्यापार की लाभ हानि तथा उसके द्वारा किए गए आहरण का लेखा करने के बाद खाते का शेष ज्ञात किया जाता है तथा शेष आगामी वर्ष में लिखा जाता है। तो पूंजी खाते के शेष को आगामी वर्ष में लिखा जाता है, आहरण का नहीं लिखा जाता। ठीक है, याद रखना, आहरण का नहीं लिखा जाता जबकि पूंजी का लिखा जाता है। व्यक्तिगत खाते को बंद करना। रोकड़ व अन्य संपत्तियों के खाते का शेष ज्ञात कर इन्हें आगामी वर्ष के लेखों में लाया जाता है। इसको भी लाया जाता है कह रहे हैं ना, वास्तविक खातों को।
जैसे भवन, मशीन, उपकरण, मोटर, ये सब चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे कुछ लिखा हो उसको भी देख ले। ऐसे खाते जिनका शेष ज्ञात किए जाते हैं, शेष निकालने व खाते के पक्ष के योग के बराबर करने की विधि खाते का शेष निकालना शीर्षक में स्पष्ट कर दी गई है। इसमें कुछ खास नहीं, ध्यान देने वाली बात लिखा हुआ था, कुछ खास नहीं दिया है क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो व्यक्तिगत या माल खाते को बंद करना। तो यहाँ पे ये जो व्यक्तिगत खाता है और माल खाता है उसे कैसे बंद किया जाता है, तो वर्ष के अंत में माल खाते को अंतिम रूप से बंद किया जाता है, अर्थात इस प्रकार के खातों के शेष आगामी वर्ष के लेखों में नहीं ले जाया जाता है। देखो यहाँ पे वस्तुगत खाता और माल खातों को बंद करने का तरीका बताया गया है ना। एक तो है, कौन सा खाता था, मैं नाम भूल रहा हूँ, आहरण खाता है ना। एक आहरण खाता है और वस्तुगत और आगामी खाता है, मात्र दो ही खाते ऐसे हैं। ठीक है, जो आहरण खाता और वस्तुगत या माल खाते को बंद करते हैं तब उस समय अगले महीने में नहीं ले जाया जाता है। ठीक है, अगले महीने में नहीं ले जाया जाता है, सिर्फ इन दोनों खातों में। ठीक, तो इस प्रकार के खातों के शेष आगामी वर्ष में नहीं ले जाया जाता है कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक दिया है, क्रय विक्रय चाहे खरीदी वापसी है ना, कुछ भी हो, इसी प्रकार के खाते हैं। ऐसे खाते को बंद करने के लिए उसके शेष व्यापार खाते में अंतरित किए जाते हैं। यदि खाते का डेबिट शेष हो, अंतर राशि क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है तथा क्रेडिट होने पर अंतर राशि डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। जैसे मैंने बताया था ना, अगर डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट पक्ष में लिखना है और क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट के पक्ष में लिखना है। ठीक है, दोनों स्थिति में व्यापार खाते को अंतरित वाक्यांश विवरण स्तंभ में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो उदाहरण यहाँ पे दिया है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्रय खाता दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ वस्तुगत खाता या माल खाते से संबंधित वाले जानकारी है और आहरण खाता से संबंधित जानकारी है, क्योंकि जो खाता आगे ले जाता है उसको हमने पहले ही देख लिया, शेष निकालने के अंदर आ गया है। लेकिन इसमें क्या होगा, शेष नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट, यहाँ पे देखो एक बार और देख ले, स्टॉक है, क्रय है, विक्रय है, क्रय वापसी, विक्रय वापसी है ना, इन सब खातों बस में शेष आगे नहीं ले जाया जाएगा, मतलब अगले मंथ में नहीं ले जाना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बता दिया क्रय खाता। ठीक है, क्रय खाता के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो क्रय खाता में देखो मार्च 10 तारीख का ट्रांजेक्शन हुआ है, देख सकते हो 10 तारीख का ट्रांजेक्शन कितना, 10,000 का है। तो 10 तारीख को ट्रांजेक्शन 10,000 का हुआ है, तो ये 10,000 टोटल आ गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये शेष ले गया कहते हैं। ठीक है, लाया गया नहीं है, शेष ले गया है। इसी मार्च के अगले महीने का उपयोग किया जाएगा। 10,000 यहाँ पे और ये कोरा हो रहा था, तो हमें दोनों साइड को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है, तो रोकड़ खाता से व्यापार खाते को क्या कर दिया गया है, 10,000 को यहाँ पे क्या है, लाया गया है ना, ले गया है कहेंगे। ठीक है, ले गया है, लेकिन ये तारीख देखना, मार्च से अगले डेट पे नहीं जाएगा कोई भी कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे इसे बराबर कर दिया गया है। तो ये क्या अप्रैल के 1 तारीख में गया, नहीं गया है ना, तो अप्रैल के 1 तारीख में कोई भी कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये। इसी तरीके से विक्रय में भी बताया गया है, विक्रय को भी आप देख सकते हो। देखो 15 तारीख और 20 तारीख को यहाँ पे कुछ खरीदी हुआ है ना, तो 8,000 का खरीदी हुआ था। ये 8,000 के खरीदी को 8,000 क्या करना है, अब देखो इस बार क्या है, सिर्फ क्रेडिट पक्ष में काम हुआ है, तो हमें उसे डेबिट पक्ष में भी लिखना है। तो डेबिट पक्ष में व्यापार खाते से इस प्रकार से लिख देना है। ये वही है, शेष ले गया ही है। ठीक है, 8,000 देखो यहीं पे बराबर हो गया। क्या ये अगले माह में जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो यही सब क्या है इसके उदाहरण। इसके बाद देखो लाभ हानि खाता, लाभ हानि संबंधी खाते को बंद करना। तो लाभ हानि संबंधी खाते को किस प्रकार से बंद किया जाता है, खाता बही में खोले गए स्तंभ लाभ हानि तथा आय व्यय से संबंधित खातों के शेष वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में अंतरित कर खाते बंद कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के खाते का शेष आगामी वर्ष के लेखा इसमें भी नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें भी आगामी वर्ष में नहीं करना है। तो देख सकते हो एक वेतन खाता दिया हुआ है। ठीक है, तो वेतन खाता के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे रोकड़ खाता कह रहे 31 और 1,200 रुपये, 1,200 रुपये यहाँ भी लाके क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, लाभ हानि खाता देख सकते हो, तो 31 का हुआ, 31 तारीख का यहाँ भी बराबर कर दिया है। क्या अगले महीने में गया, नहीं गया है ना। तो इस प्रकार से खाता बंद करना भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।